नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमार सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे जीव विज्ञान का। जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें टॉपिक था जेनेटिक्स। आपके पास जेनेटिक्स का मतलब आनुवंशिकता, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी से में आज आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके पास है लिंकेज। लिंकेज को हिंदी में बोलते हैं सहलग्नता। लिंक का नाम से क्लियर है, लिंक। लिंक का मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। तो देखिए, लिंकेज की परिभाषा पहले छोटी सी आप देखें, समझें होता क्या है लिंकेज। लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को सहलग्नता कहते हैं। लक्षणों की सम्मिलित वंशागत, सम्मिलित का मतलब मिक्स, को सहलग्नता कहते हैं। सहलग्न लक्षण पैतृकों को, सहलग्न जो लक्षण है पैतृकों से समतप्तियों अर्थात पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में साथ साथ वंशागति होते हैं। आगे इसी चीज को आप इस तरीके से कह सकते हैं, जो लिंक्ड जीन क्या है, ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी, कह सकते हैं लिंक्ड जीन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होती है। किस पर? एक ही गुणसूत्र पर स्थित होती है। यानी लोकेशन जो है क्या है, वो सेम है एक गुणसूत्र पर। इसीलिए आप कह सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर स्थित होती है। ये बातें दोनों अलग अलग हैं। सहलग्नता हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो लागू यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है। तो पहले लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस है इसे समझें ठीक से। सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होती है, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर स्थित होती है। इसलिए आप कह सकते हैं सहलग्नता इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम का सबसे बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सहलग्नता और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बात कही गई, अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जबकि सहलग्नता में क्या है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं कि सहलग्नता को सर्वप्रथम बेटसन और पुनेट ने, ये दो वैज्ञानिक हैं, बेटसन और पुनेट ने लिथाइरस ओडेटेरस अर्थात जो एक मटर का ही वैरायटी है में दो जोड़ी युग्म विकल्पी जीन स्वतंत्र अपवाहन अर्थात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, बेटसन और पुनेट ने इस प्लांट में देखा कि जो जीन हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाते हैं, और उन्होंने कपलिंग तथा रिपल्सन के बारे में बताया। तो इस प्रकार से सहलग्नता को सबसे पहले बेटसन पुनेट ने नहीं खोजा, बट इन्होंने समझाने का प्रयास किया, जिसके लिए नाम यूज किया कपलिंग और रिपल्सन। जबकि आगे देखा जाए, बाद में टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर अर्थात फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग करके सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो देखिए, वास्तविक जो लिंकेज है इसकी खोज का क्रेडिट जाता है टी.एच. मॉर्गन को। इन्होंने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग करके गुणसूत्रीय सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। लेकिन बेटसन और पुनेट ने क्या किया, सहलग्नता को समझाने का प्रयास किया। इसलिए इन्होंने कपलिंग और रिपल्सन की जो थ्योरी दी, हम इसके माध्यम से समझेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं पैतृकों
देखिए पैतृक जो है पैतृक संयोजनों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, अर्थात पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, सहलग्नता अर्थात लिंकेज है। जबकि पुनर्संयोजी अर्थात रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो रिकॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्रॉसिंग ओवर है, जबकि सहलग्नता का देखा जाए मेन कारण क्या हुआ, पैतृक संयोजनों। जितने ज़्यादा पैतृक संयोजन बनेंगे इसका मतलब उतनी ज़्यादा सहलग्नता पाई जा रही है। जितनी ज़्यादा, इसका मतलब सहलग्नता क्या है, पैतृक संयोजन के डायरेक्टली बात कही जा रही है। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे कि गुणसूत्रों की व्यवस्था कैसे है, गुणसूत्रों पर सहलग्न जीन की व्यवस्था अर्थात किस प्रकार से अरेंजमेंट है। तो देखिए, अरेंजमेंट यहाँ दो प्रकार से हो सकता है। एक आपके पास सिस व्यवस्था, दूसरी क्या है, ट्रांस व्यवस्था। तो ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर गुणसूत्रों की हैं। आगे देखें, हम पहली बात करेंगे नंबर 1 सिस पर। तो देखिए, एक आपके पास गुणसूत्र ए है, दूसरा ए गुणसूत्र है, ये इसका होमोलोगस है। तो किस तरीके से अरेंजमेंट है इसको आप देखें। जब दोनों प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पर, जब दोनों प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पर, देखिए एक गुणसूत्र पर दो ए और बी दोनों क्या हैं, प्रभावी जीन हैं, एवं दोनों अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर, देखिए ये आपके पास दूसरा गुणसूत्र हुआ, इस पर एक रिसेसिव और ये रिसेसिव, देखिए इस बाल को हम लोग रिसेसिव से लिखा करते थे, जबकि प्रभावी को अर्थात डोमिनेंट को किससे लिखते थे, कैपिटल से। तो देखिए एक ये गुणसूत्र हुआ, इस पर दोनों प्रभावी जीन आपके पास, और दूसरा गुणसूत्र जिस पर दोनों अप्रभावी स्थित हों। यहाँ दो प्रकार के गैमिट बनेंगे। कौन सा बनेगा, ए और बी। देखिए एक गैमिट बना, दूसरा कौन सा गैमिट बनेगा, ए और बी, जो स्मॉल वाले हैं ए गैमिट बनेंगे। यह व्यवस्था वास्तविक होती है, वास्तविक जो व्यवस्था है वो यही होती है। आइए आगे देखेंगे हम ट्रांस व्यवस्था में क्या होता है। जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी एवं एक अप्रभावी जीन, देखिए एक गुणसूत्र एक डोमिनेंट आपके पास कैपिटल ए, जबकि स्मॉल बी लिया गया है, तो ये कैसा हुआ, रिसेसिव। तो ये अप्रभावी जीन हुआ, जबकि ये क्या है, प्रभावी। ये प्रभावी, दूसरा ये अप्रभावी। तथा दूसरे गुणसूत्र पर प्रभावी, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये था यहाँ डोमिनेंट, तो इस पर ये आपके पास क्या हो गया, अप्रभावी, और इसके बदले में ये बी जो कैपिटल है ये क्या हो गया, प्रभावी। एवं एक प्रभावी, दूसरा क्या हो गया, अप्रभावी जीन स्थित हो। तो देखिए इस पर क्या हुआ, ये जो जीन आपके पास, ये जो आपके पास गुणसूत्र है, इस पर ए जीन क्या है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव आपके पास है। दूसरा जो आपके पास ये गुणसूत्र है, इस पर ये डोमिनेंट जीन है और ये रिसेसिव जीन स्थित है। यहाँ भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल ए और स्मॉल बी आपके पास एक बना, दूसरा क्या बना, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी युग्मक बनेगा। यह व्यवस्था वास्तविक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जीन विनिमय से अर्थात क्रॉसिंग ओवर से निर्मित होती है, क्रॉसिंग ओवर से निर्मित होती है। तो आपने देखा दो प्रकार की व्यवस्था, एक सिस व्यवस्था, एक ट्रांस व्यवस्था। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिपलिंग और जो है व्यवस्था, यानी पनेट और बॉट्सन ने जो एक सिद्धांत दिया था कपलिंग और रिपल्सन, उसके बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने गुणसूत्र जो हैं, गुणसूत्रों पर जीन की वास्तविक व्यवस्था क्या है इसके बारे में जाना। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं सिस और ट्रांस में किस तरीके से क्रॉस किया गया। तो आइए क्रॉस में सबसे पहले सिस में की बात करते हैं अरेंजमेंट में। तो इन्होंने एक पेरेंट जो लिया
जो ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला था। दूसरा जो पेरेंट लिया गया रेड फ्लावर्स एंड राउंड पोलन ग्रेन था। ये हमारे पास P1 जनरेशन है। और इस साइड अपोजिट साइड में ट्रांस की बात करें तो यहाँ पर ब्लू फ्लावर्स एंड राउंड पोलन वाला लिए गए एक पेरेंट। दूसरा पेरेंट लिया गया रेड फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन के लिए कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल L कैपिटल L लिया। ऐसे रेड फ्लावर्स एंड राउंड पोलन ग्रेन के लिए स्मॉल b स्मॉल l। अब क्या किया हमने, सेम जैसे हम गैमिट बनाते आए हैं उसी टाइप से गैमिट बनाएंगे। कैपिटल B कैपिटल L कैपिटल स्मॉल b स्मॉल l बनकर आ गया। ये हमारे गैमिट बनकर आए। सेम इसी टाइप से जो इस साइड जीनोटाइप लिया गया, देखिए तो यहाँ पर ब्लू फ्लावर है तो कैपिटल ले रखा गया है। लॉन्ग के लिए लिया था, यहाँ राउंड है इसलिए स्मॉल l ले लिया गया यहाँ पर। इससे गैमिट बनाएंगे कैपिटल B स्मॉल l बन जाएगा। यहाँ पर रेड फ्लावर है, चूँकि लॉन्ग पोलन ग्रेन है इसलिए स्मॉल b कैपिटल L लिया गया। इससे जो गैमिट बनाया हमने स्मॉल b कैपिटल L बना। अब देखिए दोनों साइड में आप पहले यहाँ एक एक करके देखें। जैसे हम लोग प्रभाविता के नियम में पढ़ते आए हैं कि इन दोनों गैमिटों का क्या करा देंगे, क्रॉस। तो आपके पास मिलेगा क्या, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l। ये क्या मिला, F1 जनरेशन आपके पास है, यानी F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब फर्स्ट फीलियल जनरेशन से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड जनरेशन को लेने के लिए अर्थात F2 प्राप्त करने के लिए हमेशा टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस यहाँ चेक करने के लिए करेंगे। तो देखिए टेस्ट क्रॉस में आप जानते हैं रिसेसिव पेरेंट आपने क्योंकि लेना था, स्मॉल b स्मॉल l लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके पहले गैमिट बना लेते हैं। तो कैपिटल B कैपिटल L एक गैमिट बना, कैपिटल B स्मॉल l एक गैमिट बना, दूसरा स्मॉल b कैपिटल L एक गैमिट बना, स्मॉल b स्मॉल l एक गैमिट बना। देखिए ये 4 गैमिट बने। चूँकि गैमिट बनाने का हमने तरीका बता रखा है। यहाँ पर आपके पास क्या एक ही टाइप का गैमिट बनेगा, कैपिटल B जो है स्मॉल b और स्मॉल l। देखिए चूँकि यहाँ पर हमने रिसेसिव लिया है ना, या टेस्ट क्रॉस किया है, तो इसलिए ये गैमिट आपके पास यहाँ से आ गया। अब इस गैमिट से इन सब को क्रॉस करें, इससे सभी को क्रॉस करें तो कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l। ऐसे कैपिटल B स्मॉल L स्मॉल l। देखिए दोनों साइड में। फिर स्मॉल b आपके पास आ गया, कैपिटल L स्मॉल l। इसको करें इससे क्रॉस, स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। अब देखिए ये कैसा हुआ, अगर पेरेंट देखें तो ये F1 जैसा आपके पास है, तो ब्लू एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला होगा, ये ब्लू एंड राउंड पोलन ग्रेन वाला होगा, ये जो आपके पास आएगा रेड एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन। ऐसे ये आपके पास जो आया बन करके रेड एंड राउंड पोलन ग्रेन। तो इनको जो रिजल्ट यहाँ पर मिला वो रिजल्ट देखने वाली बात है कि या आपके पास जो मिले ये ब्लू एंड लॉन्ग ये 7 मिले, ऐसे ब्लू एंड राउंड 1 मिला एंड रेड एंड लॉन्ग 1 मिला, जबकि रेड एंड राउंड क्या मिले, 7 मिले। तो पेरेंट हमने कैसे लिए थे, ब्लू एंड लॉन्ग। देखिए ये हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन आया, ये आया पैतृक कॉम्बिनेशन। ये क्या है, ये पैतृक कॉम्बिनेशन है, अर्थात पैतृक संयोजन है बनकर आया। ये देखें यहाँ पर कैसे थे, रेड एंड राउंड हमने लिया, तो ये आपके पास भी बनकर क्या आया, पैतृक संयोजन। देखिए तो पैतृक संयोजन आपके पास क्या हुए, 7A आपके पास मिले। जबकि देखिए ब्लू एंड राउंड, यहाँ कहीं ब्लू एंड राउंड है, ब्लू एंड राउंड नहीं है, तो ये क्या बने, ये बने हमारे पास पुनर्संयोजी। कैसे बनते हैं आप जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय से बनते हैं। तो ये देखिए पैतृक बने, ये बने पुनर्संयोजी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ट्रांस में भी हमने क्या किया, इनके गैमिट बना रखा सेम। उसके बाद F1 पीढ़ी में कैपिटल B
स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। फिर से यहाँ भी करेंगे सेम टेस्ट क्रॉस का वही रिसेसिव जीनोटाइप स्मॉल बी स्मॉल एल। इसके हम गैमेट बनाएंगे तो एक गैमेट बनेगा। ऐसे इसके भी हमने गैमेट बना लिए चारों। अब इन गैमेटों को क्रॉस क्या कराएंगे, इससे क्रॉस करा देंगे तो आपको मिल जाएगा F2 जनरेशन। देखिए तो F2 जनरेशन में जो आपके पास जैसे इसके गैमेट बनाए गए थे सेम उसी टाइप से आप गैमेट बनाते चले जाइए। कैपिटल बी कैपिटल एल एक गैमेट बना, स्मॉल देखिए कैपिटल बी हमने ले रखा है, फिर आपके पास स्मॉल एल या स्मॉल बी स्मॉल एल ले रखा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गैमेट बना सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से गैमेट जो है आप बना लेंगे। ये आपके पास चारों टाइप के 1 2 3 4 गैमेट बन गए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से 4 गैमेट बनकर आए। गैमेट फिर से चेक कर लेते हैं। कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ एक गैमेट बना, कैपिटल बी तो आपके पास अब आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल एल ले लेंगे हम लोग। ऐसे यहाँ पर फिर से क्या लिया है, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी के साथ आ जाएगा कैपिटल यल आप ले लेंगे। ऐसे स्मॉल बी स्मॉल, ये 4 प्रकार के गैमेट बन गए। अब इनको टेस्ट क्रॉस आप करा दें। टेस्ट क्रॉस में एक गैमेट बन जाएगा इससे। अब इसको कराया कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल यल आपके पास यहाँ पर है, कैपिटल एल स्मॉल एल। अगला इसको देखें, कैपिटल बी स्मॉल एल बनकर आपके पास आ गया। ऐसे स्मॉल बी आ गए, कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। इस प्रकार से देखिए इसमें जो रेशियो मिला वो 1:7:7:1 मिला। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखें पेरेंट कैसे थे हमारे पास, ब्लू एंड राउंड, रेड एंड लॉन्ग। तो देखिए ब्लू एंड राउंड के 7 मिले, जबकि रेड एंड लॉन्ग के कितने मिले, 7 मिले। तो यहाँ पर भी पैतृक संयोजन जो है अधिक है। पैतृक संयोजन क्या है, अधिक है, जबकि पुनर्संयोजी 1 और 1 देखिए ये प्राप्त हुए। तो पुनर्संयोजी कम आए बन करके पैतृक संयोजन ज़्यादा है, इससे हम समझ सकते हैं। और हमारा लिंकेज क्या है, पैतृक संयोजन की ही तो बात कर रहा है, अर्थात हम लिंकेज की तरफ बढ़ रहे हैं, लिंकेज समझ रहे हैं। इससे एक कॉन्सेप्ट निकल रहा कि हम लिंकेज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैतृक संयोजन ही अधिक आना चाहिए, पुनर्संयोजी कम बनने चाहिए। यही तो उसकी परिभाषा में कहा गया था ना, क्योंकि पुनर्संयोजी किससे बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं, जबकि पैतृक संयोजन किससे बनते थे, सहलग्नता के कारण बनते थे। तो हम सहलग्नता की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, इस चीज को हमें समझना है यहाँ पर। आइए अब हम देखते हैं सिस और ट्रांस का रिजल्ट या निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए सिस का रिजल्ट जो है अरेंजमेंट में क्या निकला, आप देखें जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं, तो वे साथ में रहने की कोशिश करते हैं। इसे वाटसन और पनेट ने क्या कहा था, कपलिंग कहा। तो देखिए यहाँ पर एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वे साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं, ये बात कही गई। जबकि ट्रांस अरेंजमेंट में देखें जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक से प्रवेश करते हैं, जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक से कहा गया प्रवेश करते हैं तो वे अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं, इसे रिपल्सन कहा इन्होंने। इसको क्या कहा, रिपल्सन। तो आप समझ चुके होंगे कि जो रिपल्सन किसमें, ट्रांस अरेंजमेंट, ट्रांस का मतलब विपरीत। इसलिए जब अलग अलग से गुणसूत्र आए हुए जीन आए हुए हैं वो अलग ही रहने का प्रयास करेंगे, जो साथ में हैं वो साथ में रहने का प्रयास करते हैं। ये हम लोगों का सिस और ट्रांस का जो रिजल्ट आया। अब इन दोनों का हम सम्मिलित परिणाम देखेंगे क्या आता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि जो सिस और ट्रांस हमने पढ़ा उन दोनों का
सामूहिक रिजल्ट क्या है, कॉमन रिजल्ट क्या बनकर आता है? तो दोनों ही क्रॉसेस में पैतृक संयोजन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा है, जो दर्शाता है कि सहलग्नता ज़्यादा हो रही है। अर्थात पैतृक संयोजन अधिक तो आपके पास सहलग्नता अधिक, पैतृक संयोजन अधिक तो सहलग्नता अधिक, एवं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ कम हो गई, ये ज़्यादा बनकर के आ रही। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कपलिंग एंड रिपल्सन आर टू एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल फेनोमेनन कॉल्ड एज लिंकेज। एक ही चीज़ के दो सिक्के हैं जिनको टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज कहा एक तरीके से। तो कपलिंग एंड रिपल्सन बाद में, क्योंकि लिंकेज शब्द टी.एच. मॉर्गन ने बारे में बताया है, जबकि वाटसन और पनेट ने क्या किया था, कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताया। जब ड्रोसोफिला पर अध्ययन कर रहे थे टी.एच. मॉर्गन ने, तो इन्होंने देखा कि जो वाटसन और पनेट ने बताया है कपलिंग रिपल्सन, ये वही चीज़ है एक तरीके से, केवल नेम चेंज हैं, बाकी एस्पेक्ट सेम है, ये चीज़ कही गई। तो आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन टू लिव टूगेदर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन लो फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कहने का तात्पर्य है कि सहलग्नता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, यानी दो जीनों के मध्य की दूरी बहुत ज़्यादा है तो सहलग्नता क्या हो गई, कम हो गई। ये चीज़ बनकर आई। दूसरा चीज़ इससे क्या बनकर के आया, जीन्स गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट भी तो बनकर के आ गया कि जीन जो होंगे गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में अरेंजमेंट है। रेखीय क्रम का मतलब एक लाइन से अरेंजमेंट है, जैसे ये आपके पास है एक जीन, दो जीन, तीन, इस तरीके से गुणसूत्रों के ऊपर बहुत सारे जीन अरेंजमेंट हैं इस तरीके से। तो क्योंकि यहाँ पर बनकर के ये चीज़ आ गई तो आप कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अब देखिए हम बात करेंगे लिंकेज ग्रुप के बारे में, अर्थात सहलग्न समूह क्या होते हैं। तो गुणसूत्र पर उपस्थित अनेक जीन ऐसे होते हैं क्योंकि गुणसूत्रों पर बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं, तो कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते, कभी भी अलग नहीं होते, अर्थात और कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं। जब रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है तब भी बने रहते हैं और एक साथ वंशागति होते हैं, एक साथ वंशागति होते हैं। इस प्रकार एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों के समूह को सहलग्न समूह कहते हैं। ऑल जीन्स फाउंड ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम्स कंस्टिट्यूट लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं। देखिए तो लिंकेज ग्रुप में दो चीज़ निकल करके यहाँ पर आ रही है कि आपके पास देखा डिस्टेंस जितनी दूरी हो रही थी, अभी बात किया कि लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, दो जीनों के बीच की दूरी जो जितनी ज़्यादा हो रही है तो लिंकेज कम हो रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है। आप यहाँ पर लिंकेज निकालने के लिए देखिए अगर यूकैरियोटिक जीव है कोई भी तो कह सकते हैं लिंकेज ग्रुप उसमें कितने होंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए लिंकेज ग्रुप अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होते हैं, आप कह सकते हैं लिंकेज ग्रुप क्या है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होते हैं, या आप कह सकते हैं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के समान होते हैं। देखिए यूकैरियोटिक जो जीव हैं इनकी बात करें, जैसे मटर में हमने एक लिया है जीव यूकैरियोटिक में मटर जैसे आपके पास है, इसमें 2n द्विगुणित की संख्या देखा जाए 2n 14 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7 हो जाएगी। तो सहलग्न कितने लिंकेज हो जाएंगे 7, जोड़े कितने बनेंगे ये भी 7 बन जाएंगे। इसी प्रकार से फ्रूट फ्लाई अर्थात ड्रोसोफिला की बात करें तो इसमें 2n डिप्लॉयड क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी है 8 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कितनी बन जाएगी ये 4 हो जाएगी हैप्लॉयड।
और समूह लिंकेज कितने हो जाएंगे, 4 लिंकेज देखिए बनेंगे। तो हैप्लॉइड नंबर आप जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं के बराबर तो यहाँ पर बन रहे हैं नंबर ऑफ लिंकेज। जोड़े कितने बने, 4 बने, तो तभी तो 4 दूनी 8 होगा, 2n जो आपके पास है। इसी प्रकार से मानव में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ लिंकेज समूह कितने बनेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 2n की वैल्यू कितनी है, 46। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23। तो नंबर ऑफ लिंकेज कितने हो गए, ये भी 23 हो जाएंगे। जोड़े कितने होंगे, ये भी 23 हो जाएंगे। इसी प्रकार से मक्का में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 20। तो हैप्लॉइड की संख्या कितनी होंगी, 10 हो जाएगी। नंबर ऑफ लिंकेज कितने होंगे, 10, ये भी 10 बन जाएंगे। जोड़े कितने, 10 बनकर आए। तो ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, हमने उन्हीं उदाहरणों को यहाँ पर लिया है। अब हम बात करें, ये सभी थी बातें यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में क्या आ गया, नंबर ऑफ लिंकेज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम की जो संख्या है उसके बराबर नंबर ऑफ लिंकेज होता है। जबकि प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट जितने भी जीव हैं इनमें लिंकेज ग्रुप 1 होता है। क्या होता है, लिंकेज ग्रुप 1 होता है। तो लिंकेज ग्रुप 1 यहाँ पर क्यों होता है, इसका कारण सीधी सी बात है, क्योंकि अगर क्रोमोसोम की बात किया जाए तो आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या, सिंगल नेकेड क्रोमोसोम पाया जाता है। जब इसलिए यहाँ पर लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 1 होगा, किसमें, प्रोकैरियोट में। जबकि यूकैरियोट में नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होगा। देखिए अब हम बात करेंगे कि लिंकेज कितने प्रकार का होता है। देखें लिंकेज 2 प्रकार को आपको मिलेगा। एक आपके पास क्या है, पूर्ण सहलग्नता अर्थात कंप्लीट लिंकेज। दूसरा क्या होता है, अपूर्ण सहलग्नता अर्थात इनकम्प्लीट लिंकेज। तो पहले हम एक एक करके बात करें। इससे केवल पैतृक संयोजन उत्पन्न होते हैं। जो कंप्लीट लिंकेज है इसमें क्या होता है, केवल पैतृक संयोजन उत्पन्न होते हैं, ये बात कही जा रही है। अर्थात लिंकेज जीन्स लिव टूगेदर्स फॉर 2 आर द मोर जनरेशन, एक या एक से ज़्यादा जनरेशन तक सेम या साथ साथ रहते हैं गुणसूत्र जीन्स, ये बात कही गई। ये बहुत रियरली कॉमन जो है फिनोमेना बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए ये आपका इसका एक उदाहरण हम लिख रहे हैं जिसका नाम है मेल ड्रोसोफिला में देखा गया। जब टी.एच. मॉर्गन कर रहे थे एक्सपेरिमेंट तब ये आपको उनको मिला। मेल ड्रोसोफिला इसका उदाहरण है। कंप्लीट लिंकेज पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है तो आप इसे टिक करेंगे, ड्रोसोफिला में मेल केवल ड्रोसोफिला। आइए देखते हैं अपूर्ण सहलग्नता के बारे में थोड़ा सा। इसमें पैतृक संयोजन के साथ साथ पुनर्संयोजी भी उत्पन्न होते हैं। पैतृक संयोजन और पुनर्संयोजी, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि पुनर्संयोजन किससे बनते हैं, हमेशा जीन विनिमय के द्वारा बनते हैं अर्थात क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं। जबकि जो पैतृक संयोजन क्या होता है, लिंकेज की बात करता है। तो पैतृक संयोजन के साथ साथ पुनर्संयोजी भी उत्पन्न होते हैं, पुनर्संयोजी भी उत्पन्न होते हैं। यानी लिंक्ड जीन डू नॉट लिव टुगेदर, साथ साथ नहीं रहते। देखिए इसमें केवल पैतृक संयोजन। तो पूर्ण सहलग्नता, तो सहलग्नता का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपके पास पैतृक गुण ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएं, टोटल पाए जाएंगे तो कंप्लीट हम बोलेंगे, सीधी सी बात। जब इसमें कुछ पुनर्संयोजी आ गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब अधूरा अर्थात सहलग्नता क्या हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। क्यों कॉमन है ये घटना, इसलिए ये घटना कॉमन है क्योंकि अधिकतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा संतानें जो उत्पन्न होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन या भिन्नताएं आ ही जाती हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं पुनर्संयोजन की आवृत्ति कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, अर्थात जितने भी रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। देखिए अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज अर्थात सहलग्नता का महत्व क्या है। तो देखिए पहला महत्व आप देखें
जीन्स जो हैं गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि गुणसूत्र जो है अर्थात गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं वो रेखीय लीनियर क्रम में लगे रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, सहलग्नता यह दर्शाती है कि विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशंस कम से कम उत्पन्न होती हैं एवं पैतृक संयोजन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो सकते हैं। तो वेरिएशन कम से कम जबकि पैतृक संयोजन ज़्यादा से ज़्यादा हों, ये भी इसी से निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि आपने अभी क्लास में देखा कि पैतृक संयोजन ज़्यादा मिल रहा था और जबकि पुनर्संयोजन कम मिला। अगला पॉइंट देखें, इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लिंकेज मैप यानी सहलग्न नक्शा बना सकते हैं। किस चीज़ का? गुणसूत्रों के अरेंजमेंट का नक्शा एक तरीके से कह सकते हैं। तो लिंकेज मैप का निर्माण भी कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा गुणसूत्र पर स्थित अर्थात जो लोकेशन है जीन के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। अर्थात आज की डेट में जो हम जैसे मानव जीनोम प्रोजेक्ट में आप पढ़ेंगे पूरे जीनोमों का नक्शा तैयार कर लिया गया, या किसी भी जीव के पूरे क्रोमोसोम का नक्शा या मैप जो तैयार किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट तो यहीं से बन करके लिंकेज से आया। तो आप समझते हैं कि लिंकेज बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इससे कई सवाल ना पूछे जाते हों। बोर्ड का पेपर हो चाहे नीट का हो, कोई भी कंपटीशन हो, इसमें कई सवाल मिल जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। इसलिए बच्चों इस जो है वीडियो को बहुत कायदे से बार बार ज़रूर देखें इसको, और आशा और विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में सूचित करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।